हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास 6 लेकर अर्थात अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। क्लास को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे वित्तीय समावेशन होता क्या है। वित्तीय समावेशन जिसका तात्पर्य समाज के सभी वर्ग जैसे गरीब, वंचित या निर्धन परिवार को किफायती दरों पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे बचत बैंक, ऋण सुविधाएं। इसके तहत कई योजनाएं लाई गई है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। याद रहे, यह योजना अखिल भारतीय स्तर पर लाई गई है, अर्थात ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर किया गया है। इसकी शुरुआत 28/8/2014 से हुई है और इसमें अधिकतम 10 वर्ष के आयु के व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता होगा मन में कि 10 वर्ष का व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है। तो याद रखिए, 10 से 18 वर्ष तक यह अपने पेरेंट्स के निगरानी में कार्य करता है और इसमें जीरो बैलेंस खाता ओपन कराया जा सकता है। यदि खाता धारक की दुर्घटना हो जाए तो उसमें 1 लाख रुपए तक के बीमा कवर करने का प्रावधान है रुपए कार्ड धारक को। वहीं जीवन बीमा 30,000 रुपए तक है, वहीं ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए तक है। अगर हम इसमें लाभार्थी की संख्या देखें तो 1.81 करोड़ है 8/1/2025 की स्थिति में, अर्थात 8 जनवरी 2025 की स्थिति में। बाकी सभी आंकड़े जून 2024 की स्थिति में है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना लाया गया। इसके तहत 3 योजनाएं लाए गए। याद रहे, यह क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना से संबंधित निम्न में से कौन सी योजनाएं हैं? तो आपको यह तीनों योजनाओं के नाम याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। यह तीनों योजना प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के तहत शुरू किया गया है। इनका प्रारंभ 9/5/2015 से हुआ है। चलो देखते हैं इसके अंदर जाकर के। यदि हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में बात करें तो इसमें 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं और इसमें प्रारंभ में 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम देने का प्रावधान था, मतलब वर्ष में एक बार। बाद में यह 1/6/2022 की स्थिति में 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम देने का प्रावधान हो गया, अर्थात वर्ष में एक बार 436 रुपए कटेगा। यदि इस लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपए इसके परिवार वालों को प्रदान किया जाएगा। याद रहे जिनका खाता है वह इस योजना से जुड़ सकता है और उसे यह पैसा हमेशा अपने खाते में रखना होगा। यदि इससे कम होने पर इस योजना का लाभ जो है उसका समाप्त हो जाएगा। अगर इसमें लाभार्थी की संख्या देखा जाए तो 54.11 लाख है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इसमें लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष है और इसमें अगर हम बात करें तो पहले 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम हुआ करता था, लेकिन अभी 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम, मतलब वर्ष में एक बार 20 रुपए कटेगा और यह 1/6/2022 से प्रारंभ है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाए या स्थायी विकलांगता हो जाए, इस स्थिति में 2 लाख उसके परिवार वालों को प्रदान किया जाएगा और अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए। अब सवाल ये उठता है, स्थायी विकलांगता और अस्थायी विकलांगता में क्या अंतर है? ऐसी विकलांगता जिसमें विकलांग या किसी दुर्घटना होने पर यदि उसके शरीर का कोई हिस्सा कट फिट जाता है और वापस वह रिपेयर ना हो जाए, जैसे उसके किसी एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया हो और वापस उसे जोड़ा ना जा सके, तो वह स्थायी विकलांगता कहलाती है। लेकिन वहीं यदि वह रिपेयर हो जाए तो वह अस्थायी विकलांगता, मतलब वह फिर से स्वस्थ हो जाए तो उसे अस्थायी विकलांगता कहते हैं और इसमें लाभार्थी की संख्या 1.31 करोड़ है। वहीं अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष है और इसमें एक निश्चित राशि 20 वर्ष तक के जमा करनी होगी। याद रहे, इसमें कहीं से भी व्यक्ति किसी भी वर्ष से जुड़ सकता है और उसे फिर निश्चित राशि एक उसके अनुसार 20 वर्ष तक के उसे जमा करना होगा। यह लाभ असंगठित निजी क्षेत्र के कार्यरत व्यक्ति को ही मिलेगा। इसमें 60 वर्ष की आयु में पेंशन देना शुरू होगा और यह राशि जो है
वो 1000 से 500 मासिक दिया जाएगा उसे पेंशन के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि यह राशि कैसे निर्धारित होगी? तो वह व्यक्ति जितना पैसा अपने खाते से कटा रहा होगा उसके हिसाब से उसे मासिक पेंशन 1000 से 5000 के बीच मिलेगा और इसमें लाभार्थी की संख्या 11.14 लाख है। आइए अब आगे की योजनाएं देखें। यदि सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इसका प्रारंभ 22/1/2015 से हुआ है। इसमें 10 वर्ष से कम वर्ष की बालिकाएं इसका लाभ ले सकती है। इसमें सालाना 250 रुपए न्यूनतम जमा करने का प्रावधान है, न्यूनतम राशि जमा करने का प्रावधान है। वहीं मैक्सिमम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए है। याद रहे, इसमें एक परिवार से 2 बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। यह डिपॉजिट 14 साल तक के किया जाएगा और परिपक्व होने अर्थात 21 साल बाद या शादी के समय उसे यह पैसा मिलेगा। 18 वर्ष की आयु के बाद यदि उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए पैसे चाहिए तो 50% विड्रॉवल मिल सकता है। याद रहे कि इसमें जो ब्याज दर है वो अधिकतम 2015-16 में 9.2% था, लेकिन दिसंबर 2024 की स्थिति में देखें तो 4.2% है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी ब्याज दर में गिरावट आई है। अगर मुद्रा योजना की बात करें तो 8/4/2015 से यह योजना लाया गया है। इसमें सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय से संलग्न उद्यमी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह 3 चरणों में लाया गया है, मतलब ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे शिशु के लिए 0 से 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और किशोर चरण के लिए 50,000 से 5 लाख, तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख और इसमें नया प्रावधान जोड़ा गया है तरुण प्लस के लिए 10 लाख से 20 लाख तक के। इसमें लाभार्थी की संख्या नहीं दी गई है। एक बात ध्यान रखें, मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, यह क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें योजना के आयु वर्ष पूछे जा सकते हैं, योजना कब प्रारंभ किया गया है, योजना के लाभ या बीमा कवर क्या क्या है, कितने कितने के प्रावधान है, न्यूनतम राशि पूछी जा सकती है, वार्षिक प्रीमियम पूछा जा सकता है। जैसे मैंने सुकन्या समृद्धि योजना में कहा, ब्याज दर में घटा है या बढ़ा है, ये पूछा जा सकता है। आइए अब चलते हैं आगे। यहाँ हमने रुपए कार्ड धारक के बारे में बात की है, तो आइए एक नजर रुपए कार्ड धारक के बारे में या रुपए कार्ड के बारे में समझें। तो इसे 8/5/2014 से प्रारंभ किया गया है। इसका नियोजित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करना है। अगर वर्तमान में कार्डों की संख्या देखें अर्थात 8/1/2025 की स्थिति में तो 1.09 करोड़ है। आइए अब आगे एक नजर डालें। यदि कृषक और ऋण वितरण पर एक नजर डालें तो अभी वर्तमान में अल्पकालिक कृषि ऋण, मत्स्य पालन, वानिकी, लाख की खेती, गौ पालन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्पकालिक कृषि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी 0% ब्याज दर पर, और यह 2014 से लागू है। यदि मत्स्य पालन की बात करें तो जो राज्य सरकार है उसने इसे कृषि का दर्जा दिया है 2021-22 से और इसमें अधिकतम 3 लाख रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो भी 0% ब्याज दर पर। यदि उद्यानिकी की बात करें जैसे कि फल और सब्जियां, इसमें 3 लाख रुपए की अधिकतम ऋण उपलब्ध 0% ब्याज दर पर कराई जा रही है। वहीं लाख की खेती की बात करें तो इसे भी राज्य सरकार ने कृषि का दर्जा 2021-22 से दिया है। इसमें कुसुम, बेर, पलाश की बात करें तो कुसुम के लिए अधिकतम 5 लाख प्रति वृक्ष दिया जा रहा है। वहीं बेर की बात करें तो 900 रुपए दिया जा रहा है। वहीं पलाश की बात करें तो 500 रुपए प्रति वृक्ष 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। गौ पालन की बात करें तो इसमें अधिकतम 2 लाख या 2 से 3 लाख रुपए की ऋण उपलब्ध कराई जा रही है। 2 लाख की ऋण 1% ब्याज दर पर पशुपालन के लिए और 2 से 3 लाख तक की अधिकतम ऋण 3% ब्याज दर पर पशुपालन के विस्तार के लिए। याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपको अधिकतम ऋण किस
किस क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही है या किस कृषि के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, कितने ब्याज दर पर, यह पूछा जा सकता है। तो इस दृष्टि से यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यदि छत्तीसगढ़ में सहकारिता पर नजर डालें तो हमें क्या देखने को मिलता है। पहले तो इसके उद्देश्य को समझते हैं। कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना सहकारी बैंक का उद्देश्य रहा है। यदि छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या पूछा जाए तो 7 है। कौन कौन से? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़, जसपुर। याद रहे, रायगढ़ परिसमापन के पश्चात रायगढ़ और जसपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक आया। यदि हम इनकी कार्य क्षेत्र की बात करें तो रायपुर की बलौदाबाजार, महासमुंद, सारंगढ़, भिलाईगढ़, गरियाबंद, धमतरी और रायपुर में है और इसकी कुल 75 शाखाएं हैं, जो कि सबसे अधिक है और अन्यों की तुलना में सबसे अधिक है। और इनकी समितियों की बात करें तो 550 है। वहीं दुर्ग की बात करें तो दुर्ग बेमेतरा बालोद में है और इसकी शाखाएं 74 है और 311 मतलब 311 इसकी समितियां हैं। और अगर राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव और कबीरधाम इसके कार्य क्षेत्र है और इसकी शाखाएं 45 है और 222 इसकी समितियां हैं। बिलासपुर की बात करें तो मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति है और इसकी शाखाएं 59 है और इसकी समितियां 430 है। वहीं अगर अंबिकापुर की बात करें तो सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, अंबिकापुर इसके कार्य क्षेत्र हैं और 31 इसकी शाखाएं हैं और 153 इसकी समितियां हैं। वहीं जगदलपुर की बात करें तो कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर है। शाखाएं इसकी 47 है और 258 इसकी कुल समितियां हैं। यदि मैं रायगढ़ और जसपुर की बात करूं तो जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़ है और इनकी शाखाएं 13 है, जो कि सबसे कम है और इनकी समितियां 134 है। यदि मैं इनके कुल कार्यक्षेत्र का अगर मैं शाखाएं देखूं तो मुझे क्या पता चलता है, 344 इनकी शाखाएं हैं और 2058 इनकी कुल समितियां हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ में कुल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कितनी है, तो उसकी संख्या है 7। उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है सबसे अधिक शाखाएं किसकी है या सबसे कम शाखाएं किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की है, या फिर निम्न को अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। इस दृष्टि से आपको शाखाओं की संख्या याद होनी चाहिए। उसी प्रकार समितियों की भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक समितियां किसकी है और सबसे कम किसकी है, या इसे अरेंज करने के लिए याद रहे कि छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम और सीजीपीएससी आंकड़ों को बहुत अच्छे से पूछता है, तो यहाँ पे कुल संख्या भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब एक नजर छत्तीसगढ़ के सहकारी शक्कर कारखानों पर डालें तो याद रखें छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं और यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, यह रामेपुर कवर्धा में है और इसका उत्पादन 2002-03 से हो रहा है। इसकी पिरोई क्षमता 3500 है। वहीं मां महामाया शक्कर कारखाना केता सूरजपुर में है। इसका उत्पादन 2009-10 से हो रहा है। इसकी पिरोई क्षमता 2500 है। वहीं मां दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना करका भाटा बालोद में है। इसका उत्पादन 2009-10 से हो रहा है। इसकी पिरोई क्षमता 1250 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया कवर्धा में है और इसका उत्पादन 2016-17 से हो रहा है। इसकी पिरोई क्षमता 2500 है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखें एक क्वेश्चन पूछा ये जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी सहकारी शक्कर कारखाने हैं, तो उनकी संख्या है 4। दूसरा क्वेश्चन इनको मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, मतलब कारखानों का नाम और वह किस स्थान पर है, या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना निम्न में से किस स्थान पर है। उसके बाद में आपको यह कब से उत्पादन हो रहा है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसकी पेरोई क्षमता भी पूछी जा सकती है। इस दृष्टि से यह क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कितना चीनी उत्पादित हो रहा है, किस किस कारखाने से और उसकी रिकवरी दर भी कितनी है। तो भोरमदेव की अगर हम बात करें, अर्थात भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने की, तो उसकी पिरोई गन्ना मीट्रिक टन में
88,280 है। और कितनी चीनी का उत्पादन कर रहा है मीट्रिक टन में अगर बात करें तो यह 47,393 है और इसकी रिकवरी दर 12.21% है। वहीं मां महामाया शक्कर कारखाना यह जो है वह 2,62,815 पेरोई गन्ना के साथ चीनी उत्पादित कितना कर रहा है तो 26,140 और इसकी रिकवरी दर 9.95% है। वहीं मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना की अगर हम बात करें तो 69,175 पेरोई गन्ना के साथ 7,513 चीनी उत्पादित कर रहा है और इसकी रिकवरी दर 10.86% है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की पेरोई गन्ना मीट्रिक टन में 3,13,548 है और यह 39,993 चीनी उत्पादित कर रहा है। इसकी रिकवरी दर 12.76% है। इस प्रकार कुल पेरोई गन्ना जो है मीट्रिक टन में वह 10,33,818 है और कुल चीनी उत्पादित मीट्रिक टन में 1,12,039 है और रिकवरी दर 10.84% है। वर्तमान में न केवल भारत सरकार बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार भी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इथेनॉल प्लांट योजना लेकर आई है या आप कह सकते हो इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसमें हम गन्ना के मोलेसिस से इथेनॉल प्लांट का निर्माण देखेंगे और साथ ही साथ मक्का से इथेनॉल का निर्माण भी देखेंगे। तो चलते हैं, यदि गन्ना के मोलेसिस से इथेनॉल का निर्माण की बात करें तो छत्तीसगढ़ में यह दो है। एक है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जिसका उत्पादन 15/7/2023 से हो रहा है। स्थान है रामेपुर कंवरधा। इसकी क्षमता 80 किलोलीटर प्रतिदिन है। यदि हम बात करें तो इसका MOU NKJ बायोफिल प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी से हुआ है। इसके साथ ही मां महामाया सहकारी शक्करखाना वर्तमान में प्रस्तावित है। इसका स्थान केता सूरजपुर है और इसकी क्षमता होगी 20 किलोलीटर प्रतिदिन और इसका MOU VSI पुणे के साथ हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम गन्ना के अतिरिक्त मक्का से भी इथेनॉल का भी निर्माण कर रहे हैं और इसमें मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति प्रमुख है और यह कोकोडिया कोंडा गांव में है और यह 80 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता से कार्य कर रहा है और इसका जो कैबिनेट निर्णय आया है वह 14/1/2022 से है। तो इस प्रकार हमारा अध्याय 6 भी आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट होता है। याद रखें, यह इथेनॉल प्लांट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना का क्षमता कितनी है, किस स्थान पर है, किसके साथ में MOU हुआ है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास। एक बात और कि इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास।